नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वे ऑफ कैरियर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अर्थमेटिक का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। तो हम पढ़ेंगे आज नंबर ऑफ सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पढ़ेंगे अपन, ठीक है। नंबर सिस्टम अपन पढ़ेंगे आज, नंबर सिस्टम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है जीरो से। जब तक जीरो से नहीं चलेंगे ना अपन, तब तक अपन जो अपना इन्फिनिटी है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जैसे ये मान लो कि ये कोई पैड़ी है, सीढ़ी है मंदिर की, यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। अब इस मंदिर पे जाओगे तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ से छलांग लगा के जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट छलांग लगा नहीं सकते, तो आपको नीचे से ही जाना है, नीचे से ही ऊपर जाओगी। मानते हैं आपको सब कुछ आता होगा, आपने पहले भी कोचिंग कर रखी होगी, लेकिन फिर भी कई ऐसे हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो सभी को लेवल लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल जीरो से और लेवल बिल्कुल हाई तक लेके जाएंगे, ठीक है। एसएससी वगैरह के, रेलवे के हो गई, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन, हर टाइप का मेथड, ट्रिक सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में बेल आइकन का प्रेस करना, जिससे आपको हमारा जो भी हम अपडेट डालें उसका पूरा नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और बने रहिए हमारी वीडियोज़ के साथ, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन को जीरो से लेके चलना है, मतलब कि बिल्कुल लो लेवल से लेके चलना है और बिल्कुल हाई लेवल तक, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति। सबसे पहले अपने संख्या पद्धति को छोड़ दीजिए, सिस्टम की बात बाद में करेंगे। पहले अपन बात करेंगे नंबर यानी कि संख्या। सबसे पहले नंबर क्या होता है, संख्या क्या होती है। देखिए, जब अंक, दो चीज होती है अपने पास, एक होता है डिजिट, ये होता है अंक, ठीक है। एक होता है नंबर, ये होती है संख्या। तो अपने पास दो चीज होती हैं, नंबर और डिजिट। तो डिजिट से मिलकर संख्या बनती है। जब डिजिट्स को अपन उनके इकाई, दहाई, सैकड़ा इनके स्थान पर रखते हैं, आगे 1000, 10,000 ऐसे हो गया, ठीक है, इनके स्थान पर रखेंगे तब बनता है अपना संख्या, ठीक है। अंकों को जैसे अपन ने रख दिया, इकाई का 5, दहाई का 2, सैकड़े का 3, तो अपने पास अब ये बन गई संख्या 325। अब देखिए, ये तो हो गए अंक 1, 2, 3। अब अपने को बोले इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक है, ठीक है। अब अपने को बोले इसमें कितने नंबर हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, 3 मत बोलना, 1 नंबर है, क्योंकि इसमें कोमा नहीं है। अब इसमें बोले इसमें कितने नंबर हैं, तो इसमें 3 नंबर है, क्योंकि बीच में कोमा है, तो ये 3 नंबर है, 3 अंक है, ये 3 अंक है, 1 नंबर है, ठीक है। जब डिजिट्स को अपन उनके इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर मतलब क्रम से रखा जाए ना, तो उस उनको मिलकर जो अपने पास पद प्राप्त होता है उसको बोलते हैं संख्या। जैसे 2075 को लिखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इनको लिख दिया इनके क्रम में, तो ये बन गया संख्या, नंबर, ठीक है। इस टाइप से होती है अपनी संख्या। अब सबसे पहले संख्याओं में अगर अपन बात करें तो संख्याओं में सबसे पहले क्या आती है, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। बिल्कुल लो लेवल से चलेंगे अपन। सबसे पहली क्या आती है, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके और इन्फिनिटी तक लिखी जाती हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं के बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए समझिए, प्राकृत संख्या में 0 काउंट नहीं होता, और जो पूर्ण संख्या होती है उसमें केवल एक 0 ज्यादा होता है इसमें, मतलब कि 0 ऐड होता है। 0 से स्टार्ट होती हैं और आगे इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है। इन दोनों में एक ही फर्क है, एग्जाम में आता है कि 0 कैसी संख्या है,
तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, तो आप अटक जाओगे वहां पे। तो इसमें करना है पूर्ण संख्या, 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अगली आती है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, 0 से इधर अपन पॉजिटिव चल रहे हैं। पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी जाए, अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं और लगा दी जाएं तो वो हो जाती है पूर्णांक, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में, और इधर चले गए माइनस, यानी कि माइनस इन्फिनेटिव से पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक, -2 और इधर माइनस इन्फिनेटिव, इस टाइप से ये होते हैं पूर्णांक। अब अपने पास आता है सम संख्याएं। सम संख्या, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके इकाई के, जैसे ये है इकाई का अंक ये हो गया, तो जिसके इकाई के अंक में 2 का भाग जाता है, या तो ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका इकाई का अंक ये हो, तो वो होगी सम संख्या, 0, 2, 4, 6, 8। अब इसके बाद में अपन बात करें तो इसके बाद में आती है विषम संख्या, ये हो गई सम। अब आती है विषम संख्याएं। अब विषम संख्याओं की हम बात करें तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो। 1, 3, 5, 7 और 9, ये हो गई विषम संख्याएं। जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो होती है विषम संख्याएं, ठीक। अब इसके बाद में इनको मिटाइए, इनके बाद में आती है अपनी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, समझिए इसको। वे संख्याएं, क्योंकि वे संख्याएं जिनमें एक का और उस संख्या, जो संख्या वो अपने पास दे रखी है, जैसे 4 है, 8 है, कोई भी हो, ठीक है। 1 का और जो संख्या वो है उसको छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए उसमें, ठीक है। जैसे 8 है, ठीक है, तो 8 में 1 का भाग जा रहा है, 8 का जा रहा है, ये तो जाएगा ही जाएगा, हर संख्या में जाएगा ये तो, ठीक है। इन 1 को और जैसे जो ये संख्या है 8, अब इसको छोड़ दो, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है क्या 8 में? जा रहा है ना, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, ठीक है। तो ये संख्या हो जाएगी भाज्य संख्याएं। अब अपने पास है जैसे 37, अब इसमें 1 का जाता है, 37 का जाता है, इसके अलावा किसी का जाता है? नहीं जाता ना, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। और जैसे 35, इसमें 1 को 35 को छोड़कर कोई संख्या का भाग जा रहा है? जा रहा है, 5 का जा रहा है, 7 का जा रहा है ना। तो ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक और उस संख्या, जो संख्या अपने को दे रखी है, उसके अलावा किसी अदर संख्या का भाग चला जाए, तो वो संख्या होती है भाज्य संख्याएं। इसके बाद में आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या की हम बात करेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या का दूसरा नाम एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, ठीक है, इसका ही दूसरा नाम है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। एक बार रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्याएं क्या, इनमें से रूढ़ संख्या कौन सी है? अपने को ऑप्शन दिया गया था उसमें कुछ, जैसे अपने को ऑप्शन दे दे 7, 9, 4, 12, अब इनमें से पूछ लिया, या फिर यहाँ पे 0 लिख दे, इनमें से रूढ़ संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इनमें से रूढ़ संख्या अपन क्या बताएंगे? 7, क्योंकि 7 में किसी का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्याएं और रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक का और केवल उसी संख्या का भाग जाता है, यानी कि अदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, ठीक है दोस्तों। अब अपनी हो गई भाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं, दोनों हो गई। अब इसके बाद में देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक है, क्योंकि 4 ही सबसे छोटी संख्या है जिसमें भाग जाता है उसको, ठीक है। 4 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 1 को और 4 को ही, मतलब उसी संख्या को छोड़कर किसी और संख्या का भाग जाता है, 2 में नहीं जाता है, ठीक है। कई बच्चे 2 कराते हैं,
तो 2 गलत हो जाएगा, अपना आएगा 4। ये नोट कर लेना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, अब उसके बाद में अपने को क्या करना है, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अब देखिए अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। जो एक है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो 2 होती है सबसे छोटी रूढ़ संख्या, सबसे छोटी रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम बात करें परिमेय संख्या, इसके बाद में हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, ठीक है, सिंपल सी बात है। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए और Q है वो 0 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जैसे मान लिया अपने पास कोई संख्या दे रखी है 3/7, तो ये परिमेय संख्या है। अगर अपने पास दे रखा है 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 2/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर अपने पास 0/2 दे रखा है, ये परिमेय संख्या बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये 0 होगा, 0 परिमेय संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। P/Q के रूप में लिखा जा सके वो होती है परिमेय संख्या, जहां पर Q 0 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, समझा दिया मैंने क्यों नहीं होगा। अब इसके बाद में हम बात करें कि परिमेय संख्याओं के कुछ नियम है कि कौन कौन से अपन पहचान कैसे करेंगे कि परिमेय संख्याएं ये वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा अंडर रूट निकल जाए, जैसे √4 2, तो ये √4 क्या होगी, परिमेय संख्या है ना। उसके बाद अपने को दे रखा है √25, तो अपने को पता है √25 का मान 5 होता है, तो ये हो गई परिमेय संख्या। इसके बाद में अगर अपन बात करें जैसे कोई भी 144 √144 है, तो ये अपने को पता है कि इसका अंडर रूट निकल जाएगा तो 12। ठीक है, तो इस टाइप से अपन को पता लग गया है कि ये परिमेय संख्या है ये वाली। ठीक है, ऐसे अपन ज्ञात करेंगे। उसके बाद में अपना अगला रूल है अगर पॉइंट के बाद में संख्याएं ऐसी हों कि लगातार चल रही, जैसे 1 2 1 2 1 2 ऐसे ऐसे चल रही, 1 2 1 2 चलेगा आगे। ठीक है, इन्फिनिटी कहीं तक चल जाएगी, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्याएं। जैसे हो जाएगा 2.2 3 4 2 3 4, तो ऐसे ऐसे चलेगा 2 3 4 2 3 4। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी हो गया परिमेय संख्याएं। अब एक और नियम है कि जब पॉइंट के बाद में संख्याएं गिनी जा सके, यानी कि निश्चित हो, जैसे 1 4 1 2.24, तो ये फिक्स है ना। अगर इसको और आगे तक लिखे, मतलब इस पे बार लगा दें, तो ये कोई फिक्स नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो अपने पास फिक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपने पास परिमेय संख्याएं। अब बात कर आती है 0 की, तो 0 क्या है, तो 0 है परिमेय संख्याएं। ठीक है, 0 क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 0 है परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपरिमेय संख्याएं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या की बात करी जाए, अब देखिए अपरिमेय संख्याओं में एक अपवाद है, पाई जो है, पाई और इन्फिनेटिव, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, ये तो परिमेय संख्या है। तो ये भी नोट करने की बात है कि पाई है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं की भी कुछ विशेषता हम कैसे पहचानेंगे, वे संख्याएं जिनका अंडर रूट नहीं निकाल सकते, वे संख्याएं जिनका अंडर रूट हम नहीं निकाल सकते, वे संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, तो इनका हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरा अंडर रूट, जैसे √4 का तो अपन निकाल लेते हैं, 2 आ गया, तो इस टाइप से इनका नहीं निकलेगा। ठीक है,
तो ये हो गई अपरिमेय संख्याएं। अब उसके बाद में पॉइंट के बाद में अगर संख्याएं, अगर पॉइंट के बाद में अगर संख्याएं गिनने योग्य न हो, ठीक है, जैसे अपने को दे रखा है 1 2 3 आगे कुछ भी है, अपने को पता ही नहीं है, लगातार आ ही नहीं रही संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे अपन, याद रखने की चीज है अगली। ठीक है, इसके बाद में अपने को दे रखा है कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य जो संख्याएं हैं 1 से लेके और 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9। 1 से 50 तक, 1 से 75 तक, 1 से 100 तक, ये याद रख लेना बस आप। ठीक है, 1 से 25 तक होती है 9, 1 से 50 तक होती है 15, 1 से 75 तक होती है 21, 1 से 100 तक होती है 25। ठीक है, ये अपने को याद रखने की चीज है। 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21 और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये नोट करने की बात है, इस पे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये भी नोट करने की बात है। अब बात आती है, अपने गणित के कुछ नियम होते हैं कि प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस को गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो, इस टाइप का एक नियम है, वो भी देख लीजिए। सबसे पहले बात आती है प्लस मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ये भी क्या होगा, माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, ये क्या होगा, प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ये भी याद रखने की बात है। प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आएगा, माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस आएगा और प्लस प्लस को करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, इसके जैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं तुमको, 2 को और -3 को गुणा करो, क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा ना। अब अपने पास क्वेश्चन है -2 मल्टीप्लाई -12। अब इसका बताओ क्या आएगा, सोचो। इसका आएगा 24, प्लस का आएगा। ठीक है, प्लस लगाना कोई जरूरी नहीं है, तो प्लस का 24 आएगा इसका। अब देखिए सिंपल, आपको पॉजिटिव पॉजिटिव का तो आपको पता ही है। अब देखिए -3 गुणा 2, -3 गुणा 3 करो, ये क्या हो गया, माइनस का 9। एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, ये था कुछ गणित का ये जो गुणा वाला नियम। ठीक है, अब एक नियम और है, वो देखिए, एक नियम हो रहा है वो देखिए। जीरो जो है, जीरो को किसी भी संख्या से अगर अपन गुणा करते हैं ना तो हमेशा जीरो ही आएगा। जीरो को चाहे 1 लाख से गुणा कर लो, कितने से भी गुणा कर लो, जीरो को चाहे 5000 से गुणा कर लो, जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो को चाहे किसी भी संख्या से गुणा कर लो, हमेशा आंसर जीरो आएगा। अगर अपन किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो आंसर आएगा इन्फिनेटिव, यानी कि अनंत, अनंत आएगा। ठीक है, और यदि अपन जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो अपना उत्तर आएगा जीरो। ठीक है, ये नोट करने की बात है। जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आएगा जीरो, और अगर अपन जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो भी अपने पास क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर अपन किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो वो आएगा अपना अनंत, इन्फिनेटिव। ठीक है, ये भी नोट करने की चीज है। अब इसके बाद आते हैं भाग के नियम, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहिए वीडियो के साथ।